अगर आपके मन में भी कभी ये विचार आया होगा कि इतिहास में जो कट्टरपंथी इस्लामिक इन्वेडर्स खिलजी वगैरह ने भारत के ऐतिहासिक नालंदा, विक्रमशिला, उदंतापुरी और सोमपुरी विश्वविद्यालय के ऊपर हमला करके आज से 800-900 साल पहले वहाँ की किताबों को कैसे जलाया और नष्ट किया होगा, तो इसका एक छोटा सा ट्रेलर पिछले कल बांग्लादेश में देखने को मिला। ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ये बांग्लादेश से आ रही है। एक स्टूडेंट जो हाथ में किताब लिए वहाँ से गुजर रहा था, उसकी बस यही गलती थी कि वो एक कट्टरपंथी मानसिकता वाले व्यक्तियों से टकरा गया। और देखिए कि उस स्टूडेंट की किताब के साथ इन कट्टरपंथियों ने क्या किया। किताब को फाड़कर उसको लाते मारना और पैर के नीचे कुचलना कम नहीं था कि उसके ऊपर थूका भी गया। अभी किताब कौन सी थी ये तो खैर हमें पता नहीं चला, लेकिन इस वीडियो से पता चलता है कि आज से 800-900 साल पहले जब भारत की नालंदा, विक्रमशिला जैसी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटीज के ऊपर हमले हुए होंगे तो उस समय कैसा मंजर होगा और वो कैसे विजुअल्स होंगे। बांग्लादेश में आज की डेट में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं शेख हसीना की भी काफी सारी गलतियां हैं। जब आप एक छोटे देश होते हैं और आपके पड़ोस में एक बड़ा देश होता है तो आपके इंटरेस्ट उसी पड़ोस वाले बड़े और पावरफुल देश के साथ जुड़े होते हैं। आपको उसी देश की गाइडेंस में चलना होता है। बांग्लादेश के केस में यहाँ पर वो बड़ा और पावरफुल देश था भारत। जब भी कोई छोटा देश अपने फायदे के लिए दो या उससे ज्यादा बड़े पावरफुल देशों के साथ इन्वॉल्व होता है, उसका हाल नेपाल या पाकिस्तान जैसा होता है। नेपाल में तो पिछले 32 सालों में 32 बार प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो गए हैं। या फिर पाकिस्तान के बारे में आपको पता होगा, पाकिस्तान जो कि अमेरिका और चाइना के बीच खेलता रहता है, उसके यहाँ तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टर्म तक पूरा नहीं किया है। और इस चीज का तीसरा एग्जाम्पल है यूक्रेन, जिसने अपने पड़ोसी देश रशिया के साथ अलायंस बनाने की जगह अमेरिका, यूके, जर्मनी और नाटो की धमकी देकर रशिया को धमकाने की कोशिश की। और नतीजा आज दुनिया के सामने है। एक छोटे देश के लिए दो या उससे ज्यादा पावरफुल देशों के साथ इन्वॉल्व होने का नुकसान यही होता है कि वो फायदा उठाने के चक्कर में उनमें से कुछ को नाराज कर बैठता है और फिर बड़े पावरफुल देशों के साथ दुश्मनी वो छोटा सा देश अफोर्ड नहीं कर पाता है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भी यहाँ पर अमेरिका और चाइना को नाराज करने की गलती की, ओपनली अमेरिका के साथ दुश्मनी ली और बैड लक ये रहा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट और कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों ने इसमें कॉकटेल का काम किया, जो कि शेख हसीना से हैंडल नहीं हो पाया। जब आप एक छोटे से देश होते हैं तो आपको बड़ी और पावरफुल कंट्रीज के साथ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। और जब भी कोई भारी पावरफुल देश दखल देने की कोशिश करे तो सबसे पहले पड़ोस में बैठे पावरफुल और बड़े देश के पास जाना चाहिए, उसको कंसल्ट करके उनसे राय लेनी चाहिए और कई बार उस राय के ऊपर अमल भी करना चाहिए। बांग्लादेश के केस में भी बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं अमेरिका, भारत और चाइना, और शेख हसीना ने भी कहीं ना कहीं भारत, अमेरिका और चाइना के साथ ट्रायंगल बनाने की कोशिश की, तीनों का फायदा उठाने की कोशिश की। जबकि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को भारत की गाइडेंस में आगे बढ़ने की जरूरत थी, लेकिन आज उनके पास पछताने की बजाय और कुछ नहीं है। नो डाउट कि एक सेकुलर बांग्लादेश और ऐसा बांग्लादेश जहाँ पर हिंदूज भी सेफ रहें, इसके लिए शेख हसीना ने काफी सारी कोशिशें की, लेकिन उसके कारण जो शेख हसीना ने 100 गलतियां की हैं उनको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। या फिर ये कह देना कि ये मात्र किसी भारी देश की साजिश थी, ये बिल्कुल गलत होगा। शेख हसीना के साथ बुरा ये हुआ कि उन्होंने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की और दूसरे देशों के साथ थोड़े से इकोनॉमिक इंटरेस्ट और कुछ बिलियन डॉलर्स के असिस्टेंस के चलते भारत को काउंटर करने के लिए अमेरिका और चाइना का यूज करना चाहा, लेकिन वो चीज उनको बैकफायर कर गई। खबर आ रही है कि भारत काफी समय पहले से शेख हसीना को वार्न कर रहा था कि रेडिकल्स और कट्टरपंथी ताकतों के ऊपर कंट्रोल स्थापित करें। इसके अलावा शेख हसीना ने बांग्लादेश में इलेक्शंस के दौरान वहां पर ओपोजिशन पार्टीज को काफी कमजोर किया था और भारत ने इसके ऊपर भी सलाह दी थी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर भी भारत ने वार्निंग देकर कहा था कि स्टूडेंट्स के साथ नेगोशिएट करके इसको जल्दी से क्लोज कर लें, लेकिन शेख हसीना ने भारत की बात नहीं मानी। नतीजा ये रहा कि सख्ती दिखाने के चक्कर में 300 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स की जान चले गई, जबकि हजारों घायल हो गए हैं। और इसी वजह से स्टूडेंट्स और आम पब्लिक शेख हसीना के अगेंस्ट हो गई। जनता सड़कों के ऊपर उतर आई और शेख हसीना और आम बांग्लादेशी लोगों के बीच दूरी बढ़ते गई। और इसी गैप को फिल किया, मौके का फायदा उठाया जमात इस्लामी और बांग्लादेश की बाकी कट्टरपंथी ताकतों ने। शुरुआत हुई ओपोजिशन की बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी को कमजोर करने से। उसके बाद कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के साथ शेख हसीना की इक्वेशन खराब हुई। फिर उसके बाद अमेरिका और चाइना को खुद शेख हसीना ने इन्वॉल्व किया और जब इनके साथ रिलेशंस खराब हुए, इसके ऊपर से स्टूडेंट प्रोटेस्ट आ गए, जिसको बांग्लादेश की ओपोजिशन पार्टीज और कट्टरपंथी संगठनों का सपोर्ट मिला। अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिला। ये जो सारी कॉकटेल एक साथ ही बन गई, सब कुछ एक साथ ही मिक्स हो गया। इसी कारण से आज शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर वेस्टर्न देशों से शरण मांग रही हैं और उनको भारत आना पड़ा। और अब कोई भी वेस्टर्न देश शेख हसीना को असाइलम देने से इनकार कर रहा है। अब यहाँ पर इसराइल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक छोटा सा देश जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। शुरू से ही इसराइल ने एक ही बड़ी और पावरफुल कंट्री का हाथ पकड़ा और वह है अमेरिका। इसराइल ने कभी कोशिश नहीं की कि अमेरिका को ब्लैकमेल करने के लिए चाइना या फिर रशिया का यूज किया जाए। आज जबकि दो बड़ी पावर्स चाइना और रशिया, ये दोनों ही कई मायनों में इसराइल के काफी एंगेज्ड है, लेकिन फिर भी अमेरिका की गाइडेंस पे और अमेरिका का साथ मिला हुआ है, इसलिए इसराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अब सेम चीज करनी थी बांग्लादेश को भी।
भारत की गाइडेंस पे आगे बढ़ना था और कई बार भारत की एडवाइस के ऊपर अमल करके वो बातें माननी भी थी, जो कि शेख हसीना ने नहीं मानी और नतीजा सबके सामने है। अब जो ये विजुअल्स इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से आ रहे हैं। बांग्लादेश के साथ भारत का 4096 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जो कि सबसे लंबा बॉर्डर है। ये विजुअल्स तो खैर फिर भी 1-2 लोकेशंस के हैं, आप सोचिए कि बाकी जगह पर क्या हाल होगा। बॉर्डर्स का ये हाल देखते हुए भारत सरकार ने बीएसएफ के साथ साथ इंडियन आर्मी को भी अलर्ट के ऊपर कर दिया है। बांग्लादेश के चारों तरफ भारत की 5 स्टेट से बॉर्डर लगते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। और मोदी सरकार ने इन 5 स्टेट्स में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के सभी यूनिट्स और बटालियंस को हाई अलर्ट के ऊपर रहने के आदेश दे दिए हैं। बांग्लादेश इस समय चारों तरफ से बीएसएफ और इंडियन आर्मी की लेयर से घिरा हुआ है एंड अगर बीएसएफ से किसी भी कारण से बॉर्डर सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाती है तो फिर इंडियन आर्मी की मदद दी जा सकती है। साल 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय 1 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी भारत की सीमा में घुस आए थे और उन्होंने भारत में शरण ली थी। इनमें से कई सारे बाद में वापस भी चले गए थे, लेकिन फिर भी लाखों बांग्लादेशी यहीं पर भारत में रुक गए थे और देश के कोने कोने में फैल गए थे। इसलिए मोदी सरकार वो वाली गलती फिर से दोहराना नहीं चाहती है। इसके अलावा पिछले कल हीरोइन रवीना टंडन ने भी बांग्लादेश में हिंदूज के लिए आवाज उठाते हुए एक ट्वीट किया था। रवीना टंडन ने अपने ट्वीट में लिखा है, बांग्लादेश में हाल की घटनाओं से काफी गहरा दुख पहुंचा है और मैं काफी परेशान हूँ। वहाँ पर माइनॉरिटीज काफी गंभीर हिंसा और उत्पीड़न का सामना कर रही है। ये शर्मनाक हमले हमें ये याद दिलाते हैं कि न्याय और मानवता के लिए खड़े होना पड़ेगा, चाहे हम कहीं भी हों। मैं पीड़ितों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करती हूँ और इस हिंसा को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करती हूँ। ये जरूरी है कि वैश्विक नेता और प्रभावकारी व्यक्ति विशेष रूप से भारत के इन अत्याचारों के खिलाफ बोलें और सभी लोगों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करें। हमें इस तरह की पीड़ा के सामने कभी चुप नहीं रहना चाहिए। ये कहना है रवीना टंडन का। हालांकि अभी भी पूरे का पूरा बॉलीवुड बिल्कुल चुप बैठा है। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में जो भारत का इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर था वो बंद हो गया है और बांग्लादेश के किसी भी व्यक्ति को अब भारत का वीजा इशू नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार ने कहा है कि अनस्टेबल सिचुएशन के कारण भारत ने अपना इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद कर दिया है। इसके साथ ही भारत की एम्बेसी और भारत के कॉन्सुलेट्स का नॉन एसेंशियल स्टाफ भी वापस बुला लिया गया है। इसका मतलब है कि अब जो स्टाफ पीछे रुका है वो बांग्लादेश के लोगों को वीजा देने का काम नहीं कर रहा है, वो बस वहाँ पर इंडियंस की मदद के लिए रुके हैं। क्या पता कल को इंडियंस को इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़े। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में जो इंडियन एम्बेसी और भारत के कॉन्सुलेट्स हैं उसको बांग्लादेश की आर्मी ने 3 से 4 लेयर्स का सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इस समय एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स काफी हावी हो गए हैं। शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर सीधा भारत आई हैं और भारत क्योंकि उनको पनाह दे रहा है, इसलिए बांग्लादेश के काफी सारे लोग इसी कारण से भारत से नाराज हैं। अब देखा जाए तो बांग्लादेश में वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन 1 करोड़ 31 लाख है। अगर ये सभी लोग आज डिसाइड करते हैं कि ये सब बांग्लादेश में नहीं रहना चाहते हैं और शरण लेने के लिए भारत आना चाहते हैं, तो क्या भारत सरकार को इन सब हिंदू लोगों को भारत के अंदर शरण देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? बांग्लादेश की आर्मी के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वो बांग्लादेश के हिंदुओं को वहीं पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। एंड अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बाकी लोगों की राय पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।